दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात, 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों 2-3 दिन से लगातार हम भी जो है आपको जो हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जो एलिगेशंस आरोप लगाए जा रहे हैं सेबी के चेयरमैन के ऊपर, और जब वो वहां लगते हैं सीधे उनके ऊपर, तो स्वाभाविक रूप से एक तीर से वो कम से कम 3 शिकार वाली बात हो जाती है। तो उसको लेकर जो जो हो रहा है हम आपको बता रहे हैं, और इसी श्रेणी में, इसी सिलसिले में आज का जो कार्यक्रम है वो भी हमने सोचा कि आज आपको और एक जो है एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएं, इस क्षेत्र में जो जानकारी रखते हैं उनकी दृष्टि से इस पूरे मामले को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज हमने इसलिए डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब को आमंत्रित किया है, ताकि वो कैसे इस पूरे आरोप को देखते हैं और वो मतलब पूरी स्थिति को किस तरह से देखते हैं, उनका आकलन क्या है, ये हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो डॉक्टर व्यास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। आपने वक्त निकाला और सीधे अब मुद्दे पे ही आ जाते हैं। ये जो अब, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार हम कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दर्शक इस बात से तो परिचित हैं कि क्या क्या पहले क्या आरोप लगे। मतलब पहले, मतलब ये नए वाले पहले में, फिर माधवी बूच ने जवाब दिया तो उससे और 5 सवाल उठे, जिसमें उनका और अदानी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लोव्स वाला मामला है, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और उससे क्या क्या चीजें हो सकती है, ये इस पर चर्चाएं हो रही है। राहुल गांधी ने एक अलग से बात कर दी, देश में बहुत सारे अर्थशास्त्री भी इस पर अपनी अपनी कमेंट कर रहे हैं। आप एज ए इकोनॉमिस्ट थिंकर, आपकी क्या सोच है, इस आरोप को कैसे देखते हैं, एंड हाउ डू लाइक टू एक्सप्लेन एंड एलोबरेट फॉर आवर व्यूअर्स? मयूर भाई, इकोनॉमिक्स इसमें बाद में आएगा जी, इतिहास पहले आएगा। ठीक है सर। हम ये समझने का प्रयत्न करें कि सेबी अस्तित्व में क्यों आया। रेगुलेशन के लिए। जी, आप मराठी जानते हैं, एक दिन मुंबई के लीडिंग मराठी अखबारों में समाचार छपे थे, प्रत्याभूतियाना घोटाला। जी, केतन पारेख, हर्षद मेहता इसके आदर्श उदाहरण है। जी, तो इस तरह के घोटाले न हो, और जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, खास करके छोटे निवेशक, उनके पैसों की सलामती कहीं हरकत में ना आ जाए, ये हेतु से सेबी की रचना की गई। उनके पहले जो चीफ थे मिस्टर भावे was known to me, and I had an opportunity to brush my shoulders with him when I was the managing director of Index P. So SEBI is a regulator of the stock market, and therefore, under any technicality, a regulator getting out of a regulatory business or responsibility is not acceptable. बिल्कुल ठीक है सर। Banking sector regulator is Reserve Bank of India. Now tomorrow, for some reason, Reserve Bank of India raises its hands. It just cannot be permitted, because the people are relying upon him, and they are created specifically for them. Third, this is public sector body, and therefore, direct, indirect, the ownership also lies with the government of India. बिल्कुल सर। So they are under supervision, though they are so-called autonomous bodies. The appointments are made by the government, and direct government is competent to issue them the directives also. So this is the third point. बिल्कुल सर। Having said this, somebody who becomes executive director on the board of SEBI, or then later the chief executive of SEBI, cannot be disowned by the government. सर इसको हिंदी में बताना पड़ेगा हमें। ये सरकार
ये कहे कि हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्वयं शासित केंद्र शासित प्रदेश है, जी अपने आप में स्वायत्त है, ये बात जी से सहमत नहीं हो सकते हम, क्योंकि एक तो केंद्र सरकार ने इसकी रचना इसलिए की है कि निवेशकों के हितों का रक्षण हो। बिल्कुल उस पर नियुक्तियां केंद्र सरकार करती है, बिल्कुल उसको सर। आदेश देने के लिए केंद्र सरकार सक्षम है। जी तो केंद्र सरकार ये सब चीजें छोड़कर इसको और किसी फोरम में क्यों डिस्कस देने जा रही है। जिस तरह से 2 दिन से हिंडनबर्ग का जो दूसरा भाग आया रिपोर्ट का, उसके जी बचाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरे हैं। इन इन लोगों के पास कहां से आई इंफॉर्मेशन? दे हाँ, आर ये नॉट तो प्रिवी सवाल टू द है। इंफॉर्मेशन। ये तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल है। सेबी के जो इंफॉर्मेशन है, आज किसी को भी चाहिए तो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछना पड़ेगा। जी इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो ना कहेंगे, फिर आप कमिश्नर तक जाओगे, चीफ कमिश्नर तक जाओगे, और अगर आप नसीबदार रहे तो 2-3 साल के संघर्ष के बाद आपको माहिती मिलेगी। तो मिलेगी। ये हाँ, माहिती, ये इंफॉर्मेशन जो है, संपुट इसका, ये कांग्रेस के सदस्य के पास कहां से है? पार्लियामेंट में तो ये मैटर डिस्कस नहीं हो कांग्रेस रही है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं या भाजपा की बात कर रहे हैं? तो भाजपा की, भाजपा। भाजपा भाजपा के पास कहां से है? कांग्रेस जी तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे रिलाई करती है। जी भाजपा इज आउट टू डिफेंड देम। जी तो भाजपा के पास आधारभूत डिटेल्स सेबी की और चीजों की आई कहां से? ये तो ब्रीच ऑफ हो गया ना, ब्रीच ऑफ कोड्स हो गया फिर तो। अगर अगर तो सीधी ये पहली बात तो ये है कि ये चौथा मुद्दा है जो किसी लॉजिक के साथ टैली नहीं करता। खैर, आजकल भाजपा की नीति रही है कि लॉजिक से उनसे ज्यादा लेना देना नहीं होता। वो जैसे बराज फायर करते हैं एक साथ मिलकर, क्योंकि जी जब तर्क आपके पास नहीं है तो तर्क की हाजिरी में वितर्क या कुतर्क कुछ भी चल जाता है। तो ये बिल्कुल कुतर्क किया जा रहा है। जी माधवी बुच एंड हर हस्बैंड, जी आप चाहे अलग करना चाहे, इनके दोनों के प्रोफेशनल फंक्शंस की वजह से एक फिगमेंटेशन ऑफ इमेजिनेशन आप ड्रॉ कर लीजिए कि दोनों जी प्रोफेशनल है, दोनों ये है, तो फिर इनकी इक्विटी ट्रांसफर कैसे हो गई? हाँ, माधवी बुश की। हम्म हाँ, इनकी इक्विटी हम्म ट्रांसफर कैसे हो गई? दैट मीन्स हम्म, द वॉल इज नॉट इम्परवियस। जी ये जी दोनों के जी बीच में पानी की आवाजाही का रास्ता खुला है। खुला है बिल्कुल। यानी टू मेक देम सो इम्परवियस कि दोनों वाटर टाइट कंपार्टमेंट में है, दोनों अलग है, प्योर हम्म प्रोफेशनल्स है, अपना अपना काम करते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो शायद हम मानते कि भाई ये तो सॉलिसिटर है, सॉलिसिटर का काम है, सिंगापुर में बैठ के देखते हैं, लीगल प्योरली लीगल वर्क है। और हम्म सेबी या सेबी रिलेटेड असिस्टेड कोई कंपनी का काम ही नहीं करते। डिस्क्लेमर उन्होंने अपने फोल्डर जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में छाप के दिया है, जी ऐसा तो है जी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी। आप इतना समय सेबी में रही, यू आर इनसाइडर, 2015 तो से यू सेबी हैड की इनसाइड, सदस्य नहीं हो। सेबी में डायरेक्टर रही आप, जी जी माधवी जी, जी तो बिल्कुल वो इनसाइडर थी। बिल्कुल। तो किसी को चेयरमैन बनाने का जो निर्णय की पूरी प्रक्रिया है, वो उतनी हम्म गोपनीय नहीं है। जी 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 बिल्कुल। वो काफी आगू से मालूम हो जाती है, और खास करके आपको विशिष्ट कॉन्टेक्ट है तो जल्दी मालूम हो जाती है। बिल्कुल तो आपने उसके बाद ये ट्रांसफर कर दिया, उसका मतलब एक और वो बात हुई कि आपको मिनिस्ट्री क्या डिसीजन लेने जा रही थी वो भी मालूम था। वो मालूम था आपको। वो भी मालूम था। बिल्कुल यानी आप हर चीज से, हर तरह से
पूरे अपने कैरियर ग्राफ के साथ जो हो रहा था उससे मालूम थे। जी आप सेबी की रचना क्यों हुई, सेबी का फंक्शन क्या है, उससे मालूम थे। जी आपने इंक्वायरी की अदानी की और आपने बोला कि 23 रिपोर्ट, ये वो इंक्वायरी नहीं है, वो कोई अलग जी चीज की इंक्वायरी है। तो जी और अंतिम बात कि अदानी के भाई से जी आपके पति के ताल्लुकात हो ट्रेडिंग के, जी और वहां ये एक डॉलर पे साइन करके नहीं देते कि माधवी का डॉलर है, ये इनके हस्बैंड का है, ऐसा तो होता नहीं। बिल्कुल तो उसका मतलब ये हुआ कि आप अदानी से जुड़े थे, चाहे हस्बैंड के रूट से जुड़े हो, चाहे कोई और रूट से जुड़े हो, मगर जुड़े थे, उसमें कोई शक नहीं है। जी तो ये सब मुद्दों को देखते हुए आप एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल्कुल पक्का केस हो, और इसी वजह से जो बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, शायद उनके सामने गलत रिप्रेजेंट किया होगा, या हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट गलत सोचा होगा कि इसे इतनी बड़ी संस्था है, ऐसा तो गफला कर ही नहीं सकती, तो बेनिफिट ऑफ डाउट माइट हैव गॉन टू देम। मगर जैसे अब सुप्रीम जैसे कोर्ट वो ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखो आप, तो will they be able to absolve them of all these responsibilities? The answer doesn't seem to be yes. With my limited legal knowledge, the answer doesn't seem to be yes. એટલે जो काम करना था हुआ, उसमें पहली बात तो ये अब मैं आता हूँ भारत के सरकार के कनेक्शन पे। इसको जी फॉर्म भारत सरकार ने किया, डायरेक्टर्स भारत सरकार अपॉइंट करती है, चेयरमैन भारत सरकार अपॉइंट करती है, डायरेक्टिव्स भारत सरकार अपॉइंट करती है। तो आप कहो ना कहो, एक आपने फिक्शन बना रखा है कि अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे राज्य सरकार के जीआईडीसी जैसे निगम है, तो स्वायत्त है वो। जब स्वायत्त बनाना है स्वायत्त है, और नहीं बनाना है तो एमडी की ऑफिस, सेक्रेटरी की ऑफिस से कौन जाए, तो चीफ इंजीनियर का ट्रांसफर हो सकता है, या किसी बिल्कुल को पानी की स्कीम सचिन की बेच दी सकती है, या किसी को बड़ा प्लॉट बेचना है कंसेशनल रेट से बेच सकते हो। तो ये फिक्शन क्यों आप क्रिएट करते हो? ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, सेबी हमारी संस्था है, कल उठ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ घोटाला हुआ तो क्या ये कहोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो स्वायत्त संस्था है, भारत सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं? अरे ये इज द रेगुलेटर ऑफ योर इकोनॉमी। सिमिलरली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेगुलेटर है, आपका खुद का एस्टेब्लिश किया हुआ रेगुलेटर, आपने डेलीगेट किए पावर उसको। मैं वो काम करने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ पूरे भरे हुए थे। तो मैंने किसी को, आप बोला मयूर भाई आप ये देखोगे, आपको सत्ताएं दे दी गई, तो उससे आप अलग थोड़े हो जाते हैं ना, आप रहते तो हैं मेरे प्रतिनिधि। तो भारत सरकार की ये बात की सेबी से पूछेंगे, और सेबी ये मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड जस्टिस चंद्रचूड़, इट डजंट एक्सप्लेन टू मी कि सेबी ही इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, जिसके सामने फिंगर पॉइंट हो रही थी। तो बहुत सही बात इट वुड हैव बीन बेटर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जेपीसी को मामला सौंप दिया होता, या तो सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज का कमीशन बना के उनके हवाले रखा होता, इट वुड हैव बीन बेटर। क्योंकि यू नो द जस्टिस शुड नॉट ओनली बी प्योर, इट मस्ट अपीयर टू बी डिलीवर्ड। जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है, न्याय की प्रक्रिया ठीक से हुई है, पारदर्शिता होनी चाहिए और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें दोनों चीजों की कमी।
तो आज अभी तक हम जो माधवी भूता प्रकरण में आए, तो अभी ये 2 दिन पहले की बात पे आ जाते हैं। जी। तो ये बातों में आपको अगर कोई शक है कि माधवी भूता, भारत सरकार, सेबी और अदानी सब कहीं न कहीं सबके तार जुड़ते हैं। जी। उसमें से एक भी ऐसा वो नहीं है एंटिटी जिसके तार कहीं न कहीं जुड़ते ना हो। भारत सरकार का पैरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेबी का स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेलीगेटेड पावर्स की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदानी के भाई के साथ श्रीमान भूता जी डील बूच करते बूच हैं, बूच जी। बूच हाँ, माधवी भूता बूच। अभी ये मल्टीपल सरनेम्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो माधवी पूरी बूच, पूरी, माधवी हाँ, पूरी। हाँ, हाँ। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। आई मीन माय अपोलॉजीज। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं ये इनके अदानी के भाई नहीं है, ये इनके हस्बैंड नहीं है। तो आप देखिए पूरा सर्किट जुड़ा हुआ है। सर्किट में एक नोड भी ऐसा नहीं है जहाँ की एक स्विच रखने का बाकी हो। जैसे वो बॉम्ब रखते हैं तो उसमें सर्किट में एक एक नोड खाली रखते हैं जो अप्रोप्रिएट टाइम पे ही जोड़ा जाता है, तब बॉम्ब ब्लास्ट होता है। यहाँ तो बॉम्ब ब्लास्ट होने की पूरी संभावना के साथ ही ये असेंबल किया गया है। तो बॉम्ब ब्लास्ट तो होना ही था, वो हो गया। अब कौन इसको एग्जामिन करे? बात कहते हैं कि ये तो भारत के विरोधी, भारत के बाहर सब है, भारत की इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी। अरे मैं उस पर आ इकोनॉमिक रहा हूँ। स्टेबिलिटी की बात आप करते हो, कौन सी मैं स्टेबिलिटी? उस मुद्दे पर व्यास साहब मैं अलग से आ रहा हूँ। उस पर थोड़ा अलग से खुल के बात करनी है। कि ये जी, पहले ये वाला जो आरोप वाला जो है मामला हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन कर लें, फिर वो पॉलिटिकल एंगल पे जाएंगे। ओके। तो ये चीजों को देखते हुए सेबी कैनॉट इंक्वायर नाउ। सेबी इस मुद्दे में तपास करे और कुछ भी करे। सेबी तो अभी नाउ दे आर वन ऑफ द एक्यूज्ड पॉसिबली। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो क्यों नहीं? अगर मेरी कहीं ना कहीं ओवरसाइट हो गई है तो आई कैन ऑलवेज कॉल इट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, all the papers back and say we'll like to look at it again in light of the new development. तो दूसरा रास्ता है सुओ मोटो करने का, सुओ मोटो करके प्रॉपर डायरेक्टिव देने का, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और तीसरा रास्ता है जेपीसी के जरिए इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का। अब ये तीन में से एक भी रास्ते इनको मंजूर नहीं है। हाँ क्योंकि तीनों में तकलीफ है। जी। तो ये और परिस्थिति है। और क्या आपको लगता है व्यास साहब कि केंद्र सरकार को और रिजर्व बैंक को मतलब और ये जो अभी चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनको तत्काल प्रभाव से उनको अपने पद से निकाल कर बाहर बैठा देना चाहिए कि अब वो है, वो कम उंगली से उठी है, कम बैठ जाइए। कम आप से अभी यहाँ कम ये सस्पिशियस डीलिंग जो है उसके मद्देनजर the minimum she should have been done if she was not to be sacked. The minimum she should have been done was that she should have been suspended. जो चंदा कोचर के किस्से में किया है इन्होंने, किया, बिल्कुल किया होगा। आप देखिए चंदा कोचर के पति भी इसी कंसल्टेंसी कुछ किया करते, बिल्कुल बिल्कुल समझे? तो चंदा कोचर के केस में जो किया वो एक्शन और ये एक्शन अलग कैसे हो सकती है? सरकार में कोई भी कर्मचारी is possibly doubtful about some financial misconduct or moral misconduct, the first thing so that he doesn't वो अपने कागजात के साथ चेड़ा ना करे इसलिए उसको फौरन सस्पेंड करके वहां से दूर किया जाता है। जी। आप तो इनको वहां रख रहे हो ताकि बाकी भी जो कोर्ट लिपापोती करनी हो तो उसमें कोई तकलीफ ना हो।
तो बात सही जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो न्यूएंसेस है, जो सेट नॉर्म्स है, आप केतन पारेख वर्सेस सेबी देखिए, आप तो सहारा श्री वर्सेस सेबी देखिए, आप चंदा कोचर वर्सेस आईसीआईसीआई देखिए, तो हर किस्से में सेबी हैज केम डाउन हेवीली जी। और आना ही चाहिए। मैं इसमें सेबी अगर सख्ताई बरतती है तो उसका समर्थक हूं, क्योंकि छोटे छोटे लोगों के पैसे हैं और ये 31,000 करोड़ रुपए का मामला है, छोटा कम मामला नहीं है। शेयर बाजार ऊपर जाता है, गिरता है, ऊपर जाता है, रोलर कोस्टर चलता ही रहता है। फिर अभी 2 दिन से फिर रोलर कोस्टर इज इन मोशन। तो ये चीजें मुझे कहनी थी कि ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। 3 में से एक संस्था इसका इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हिंडनबर्ग सही है या नहीं है वो आप अभी छोड़िए, you can appoint some solicitors or professors from Harvard or Cornell and get separately Hindenburg's conduct examined. मगर हिंडनबर्ग सही नहीं है ये कहना गलत है, क्योंकि अगर हिंडनबर्ग सही नहीं होता तो माधवी जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से चेयरमैन बनी, उसके पहले इक्विटी ट्रांसफर नहीं हो जाती। बिल्कुल सही बात। अगर हिंडनबर्ग सही नहीं होता तो ऑफशोर ट्रांजैक्शंस ऑफ अदानी एंड मिस्टर बूटा, इनके जो हस्बैंड है धवल बूथ साहब जी, बूथ साहब, हाँ बूथ, वो नहीं होते। तो हिंडनबर्ग सही नहीं है कहना इन इटसेल्फ इज रॉन्ग। जी, हिंडनबर्ग कम से कम अपैरेंटली, जिसको हम फर्स्ट एग्जामिनेशन बोले, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन में हिंडनबर्ग मे बी ए क्रोक, बट द ट्रांजैक्शन स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ये कोई क्राइम का कार्डिनल थियरी है दैट एनी क्रिमिनल लीव्स द ट्रेल ऑफ क्राइम बिहाइंड। मैं कल एक छोटी सी बीच में बात बता दूं, मैं कल बहुत ही एक जगह रुका चाय पीने के लिए, तो और ये सच बता रहा हूँ बिल्कुल आपको, एज इट इज बता रहा हूँ। और वहां चाय लोग पी रहे थे और ये चर्चा चल रही थी हिंडनबर्ग की और ये सब, तो मुझे लगा ये अच्छा, ये भी चर्चा यहाँ पे होती है क्या? तो मैं ऐसे ही खड़ा रहा, पूछा जो बात, एक भाई साहब कुछ कह रहे थे, मैंने कहा यार आपको कैसे पता कि हिंडनबर्ग सही होगा? तो उसने बड़ा विचित्र लॉजिक दिया, बोले ये सब कहते हैं ना कि हिंडनबर्ग चोर है, तो बोले चोर ही दूसरे चोर को पहचान सकता है, इसलिए वो सही है। मगर भाई, we need not go to that extreme. The proofs मुझे themselves कहा are such. हमने आपको जितने मुद्दे दिए, वो मुद्दे में आप एक को भी कंटेस्ट करिए, एक भी नहीं होगा। अब ये जो इतने ठोस पुरावे आपके पास है, फिर आप क्यों हिंडनबर्ग को गलत ठहराने निकले हो, इंडियन इकोनॉमी की दुहाई दे रहे हो और भारत के शत्रुओं की बात कर रहे हो? पहले अच्छा, पॉलिटिकल एंगल पे आ जाते हैं अभी इस पूरे मामले का। राहुल गांधी ने इसको बड़े अग्रेसिवली काफी अरसे से ले रहे हैं। अब एक दिन पहले भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया और स्मॉल जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनके लिए रेड फ्लैग दिखाया कि आप ध्यान रखिएगा, ये आपके हित में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी कि ये देश के अर्थतंत्र को
विदेशी ताकतों के साथ मिलकर डिस्टेबिलाइज करना चाहते हैं। और इसमें फिर से जॉर्ज सोरोस का भी नाम आ गया। और ये सब जो है, तो सरकार तो कुछ कह नहीं रही इसमें। सरकार की ओर से किसी जिम्मेदार व्यक्ति का कोई इसमें नियोजन आज तक मैंने नहीं देखा, ना सुना। भारतीय जनता पार्टी इतना उछल कूद के इस मामले में क्यों पड़ रही है, जबकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, उसकी सरकार जरूर चल रही है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके प्रवक्ता, उसके नेता इसमें क्यों कूद पड़ रहे हैं? और अगर अगर दूसरी बात, व्यास साहब, कि भारतीय जनता पार्टी ने जब वो सत्ता में नहीं थी, तो सत्ता में आने के लिए जो 2010 या 11 या 12 तक वो अन्ना का आंदोलन हो या विनोद राय के द्वारा तथाकथित घोटाले घोषित करने की प्रक्रिया हो या बहुत सारे आंदोलन, तो क्या वो उस समय की सरकार को उथलाने की, पलटाने की, डिस्टेबिलाइज करने की कोशिश नहीं करते थे क्या? तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये वो ऐड आती थी मयूर भाई, आपने देखी होगी जी, कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कमी क्यों? से सफेद कैसे? तो ये सवाल ये है कि मैंने जो किया वो जी, तो ठीक था। भगवान सब ठीक करते हैं। वो जब कुछ भी करते हैं, अब ईश्वर से जुड़ा हुआ दाखला नहीं दूंगा मैं, मगर वो जो भी करते हैं वो इनकी लीला है। और कोई हाथ चलाकी करता है तो हाथ चलाकी, फर्क इतना है। जी, तो ये पहली बात तो ये कि नाइदर रविशंकर प्रसाद नॉर एनी वन ऑफ एल्स दे आर ऑथोराइज्ड टू रिप्लाई। बिल्कुल, अगर देना है जवाब तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे दो ना, सो दैट इट इज बाइंडिंग अपॉन यू, यू कैन बिल्कुल। बी ग्रिल्ड ऑन दैट। वो नहीं जी, करना है। दे वांट टू टेक ऑल द एडवांटेजेस प्रिविलेजेस जितने भी है एज एमपी, वो उनको उसके तरह शेल्टर लेना है, मगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये डिस्कस इशू नहीं करना है, ताकि बाइंडिंग अपॉन उसका कोई दायित्व न बने। दायित्व तो निभाओ, ये जिम्मेदारी निभाओ। एक एडिशनल मुद्दा आप ऐड कर लीजिए। अब बिल्कुल, आपकी इकोनॉमी की बात रही, तो भारत की इकोनॉमी तो सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है, सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी। हम 5वें नंबर पे है, चौथे पे है, तीसरे पे है, वो तकरार में ना पड़े। हम 1 जी, नंबर पे है, जी, मगर प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें 142nd नंबर पे है। जी, तो ये एक तो बूमिंग इकोनॉमी का पहला एग्जाम्पल। बेरोजगारी, the employment elasticity index has almost reached 0। तो कितना भी अब नया निवेश लगाओ, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। So you have a huge problem of unemployment. Third, जी, unequal distribution of wealth. Fourth, the power a selected few in this country will। अब मुकेश अंबानी के घर शादी हो तो हमें भी खुशी होती है। शायद जामनगर गुजरात में ही आया होगा। जमीन चाहिए होती प्रोजेक्ट के लिए तो सरकार में वो घूमते घूमते घुमरी खाते होते बमरडा की तरह। मगर वो उनके बेटे का कुछ कोई सेरेमनी था, ज्यादा तो इतना बड़ा तो सेरेमनी हमें समझ में भी नहीं आता। मगर जामनगर एयरपोर्ट विच इज ए डिफेंस एयरपोर्ट, एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, उसको आपने 1 वीक के लिए सिविलियन एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। जी, देखो इतनी पहुंच है लोगों की। तो वो तो ये जो लोग हैं वो सरकार से अलग नहीं है। सरकार से अलग इसलिए नहीं है कि देयर डिसीजंस आर टेकन एज इफ दे आर द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अदानी जी के जो भी डिसीजंस है, क्यों रविशंकर प्रसाद और सब लोग खुदा खुद करते हैं,
because they believe कि they are our decisions, they are decisions of the government. Actually तो प्राइम मिनिस्टर must defend it, मगर नहीं करते. ठीक है. तो ये लोग सरकार से अलग है, ये जो चंद पूंजीपति हैं, ऐसा है नहीं. भारत की अर्थव्यवस्था कोई आसमान को छू नहीं रही. अगर छू रही होती तो 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो गेहूं नहीं देना पड़ता. क्योंकि उसमें एक चीज मैं जोड़ दूं, हंगर इंडेक्स, उसका भी जिक्र जरूरी है. इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में सर नीचे आएगा, वो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे आएगा, सब में नीचे आएगा, क्योंकि जब पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल दिस थिंग, तो महंगाई बढ़ रही है आपके. कल ही मैं किसी से चर्चा कर रहा था, खाद्य तेल 80,000 करोड़ रुपए का हम आयात कर रहे हैं, और वहां भी अगर आप देखें मेन प्लेयर 4 या 5 ही है. जी बिल्कुल. हम 2.5 किलो प्रति व्यक्ति ये एडिबल ऑयल खाते थे, आज 20 किलो खाते हैं. जी. तो भारत की अर्थव्यवस्था तो धड़ल्ले के साथ बढ़ रही है. सवाल यह है कि किस डायरेक्शन में और किसके लिए बढ़ रही है. हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है. बात अगर ये माधवी जी के और वो बुद्ध साहब के लिए बढ़ रही है, अगर वो अदानी जी के लिए और मुकेश जी के लिए बढ़ रही है, अगर वो कोई अन्य लोग जो सरकार में निर्णय बदलवा सकते हैं, करवा सकते हैं, उनके लिए बदल रही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो स्लोगन निकला था मेरा भारत महान, तो हम बम्बई में तब रहते थे, पढ़ते थे, तो अभी वो ट्रक जाता पीछे लिखा होता तो मेरा भारत महान, मेरा भारत महान. तब हम बोलते थे आम्ही कुठे सांगतो की लहान. ये आम्ही कुठे सांगतो की लहान जैसी बात है. उस संस्कृत में एक श्लोक है, उष्ट्राणामचे गृहे लग्न गर्दभा शांति पाठका परस्पर प्रशस्ते अहो रूपम अहो ध्वनि. अभी ये धड़ल्ले से चल रहा है. ये इसका आप हिंदी बता दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. अहो रूपम अहो ध्वनि गजब है. थोड़ा आप बताइए, आप ही बता दीजिए इसका हिंदी में. बट दे शुड कंस्टिट्यूट जेपीसी और द सुप्रीम कोर्ट. पहले इस सुभाषित का आप हिंदी भावानुवाद बता दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये तो बहुत सरल है. उष्ट्राणामचे गृहे लग्न, यानी जो ऊंट है उसके घर पे शादी थी. उष्ट्राणामचे गृहे लग्न गर्दभा शांति पाठका, जो गधे हैं वो शांति पाठ पढ़ रहे हैं अपने सुरीली आवाज में, और परस्पर प्रशंसन थे, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं. गधा ऊंट को बोलता है अहो रूपम, क्या रूप है आपका, और ऊंट गधे को बोलता है अहो ध्वनि, क्या आवाज है. ये अहो रूपम अहो ध्वनि आजकल धड़ल्ले से चल रहा है. बाकी के सब देशद्रोही है. राहुल गांधी को तो फौरन पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए. देशद्रोही है, कहीं भी उसका फौरन डॉक्यूमेंट निकलवा लो आप, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट में तो आप पाओगे नहीं. पढ़ा लिखा आदमी है, कैम्ब्रिज से लेकर कई जगह पे लेक्चर दे चुका है, सेंसिबल बात करता है. मैं मानता हूँ कि गांधी जी के बाद अगर किसी ने भारत की 2 बार यात्रा की हो पैदल चल के, तो ये एक नौजवान पहला है जिसने इस देश को देखा है, इस देश को फील किया है. तो दोष उसका एक ही है कि वो भी वो शांति पाठ में शामिल नहीं होता. अगर जो हो जाए, क्योंकि ना वो ऊंट है ना वो गदर है, क्या करेंगे. हाँ, अगर वो फिर अपना ये यादव वगैरह सब अगर हो जाए उसमें, महुआ मोहित्रा, फिर वो बनर्जी को या किट बनर्जी वगैरह जो अगर हो जाए उसमें,
तो फिर अहो रूपम अहो ध्वनि। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। समय की मर्यादा है, हमको समाप्त करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हर जो इसके 3 बड़े एस्पेक्ट थे, तीनों को हमने ठीक से आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझाया है। मैंने मतलब एक एक मुद्दों का आपका जवाब दिया है, एक भी मुद्दा बाकी नहीं छोड़ा है। कोई बाकी नहीं, बिल्कुल सब। तो मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि वो दर्शक जो कि इसकी बारीकियों को भी नहीं समझते हैं, क्योंकि अखबारों में भी जो है चीजों को इस तरह से खोल के नहीं बताया लिखा जाता है, और जब चैनल की डिबेट भी आप देखते हैं तो उसमें भी आपको वो कुछ बहुत ही ऊपरी लेवल की बातें आती है। तो आम आम जो दर्शक हैं, जो बारीकियों को समझना चाहता है, मुझे लगता है कि अगर ये पूरा ये कार्यक्रम देखेगा तो उसको हर चीज जो है उसके सामने बिल्कुल खुल के वो आ जाएगी। ऐसी सादगी से और एक सिंप्लिसिटी से जो है वो व्यास साहब ने इस पूरे मुद्दे को हर एंगल से समझाया है। ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। नहीं, मैं एक सिर्फ यही कहना चाहता था कि जो भी करना है जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जितने दिन आप ज्यादा लगा रहे हो स्टॉलिंग द सस्पेंशन ऑफ माधवी, जी, एक्टिंग अगेंस्ट बूच, जी, investigating against those Iran money launderers, you are giving them a space for adjustment. जी, तो आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, रातों रात नया बैलेंस शीट बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और जो चाहो उस तारीख से बन सकता है। हाँ, जो भी करो। हाँ, जैसे वो अभी लोग भगवान में कोई विश्वास नहीं रखता। लोग ऐसा कहते हैं कि आसमां पे है खुदा, यह है नहीं, वो छुट्टी पे गया है। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, हाँ मेरे भाई, और जमी पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम। सही बात है। चाहे कुछ भी कीजिए, रोकता नहीं, चाहे कितना भी अबजों खरबों खरबों का घोटाला कर लीजिए, रोकता नहीं। वो जो खुदा है कभी आसमान में होता है, कभी दिल्ली में होता है, मगर रोकता नहीं। जान किसकी लीजिए, टोकता नहीं, किसी को टोकता नहीं। ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट छोड़ के चले आ जाता है। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। ये बात है, क्या बात। और फाइनली passing remark, it is predicted by NASA that with 72% accuracy an asteroid is likely to strike the earth by 2029. We wish, pray, with folded hands that it doesn't happen. मगर अगर हो गया सर, तो ये 4 साल के लिए क्यों हम मशक्कत कर रहे हैं? 4 साल के बाद तो ये मिट्टी सभी की कहानी कहेगी, न राजा रहेगा न रानी रहेगी। मतलब कि मैं अपने हिंदी दर्शकों को समझा दूं कि नासा का एक प्रेडिक्शन है जिसमें उसके सच होने की संभावना 72% है, और वो एक प्रेडिक्शन ये है कि 2029 में एक धूमकेतु या तो एक एस्ट्रॉइड जिसे कहते हैं वो हमारी पृथ्वी से आके टकराएगा। तो यह सब कह रहे हैं कि वो टकराने वाला है 4 साल में, तो फिर जो हो सो हो, ठीक है। 4 साल तो वैसे इंक्वायरी में भी लग जाएंगे। हाँ, 4 साल इंक्वायरी में लग जाएगी, ये भी सही है। तो तब तक नहीं वो सर वो ठीक है, वो धूमकेतु नाचो आज गाओ खुशी के गीत, आज किसी की हार हुई है और किसी की, ये नहीं चलेगा। जो जिसको आके टकराना है टकराए, लेकिन जो तंग करते हो बेचारे लोगों को, सर ये तो करना पड़ेगा, इसको तो छोड़ नहीं सकते। जो है वो जब टकराएगा देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। जो हमसे टकराएगा, हाँ जो है वो जो भी होगा वो ठीक है, पर ये बात करना जरूरी है। आज हमने आप काफी नॉलेज
पाने का अवसर देते हैं हमेशा, क्योंकि आपके प्रश्न ऐसे पहने होते हैं कि बिना तैयारी करे अगर आपके सामने अगर हाजिर हुए तो वो मरने का धंधा होता है। अरे सर आप थैंक यू, अब मजा क्या, आया। अब देखिए हमको आप चने के जाल पे मत चढ़ाइएगा। अब ठीक है, हो गया। तो धन्यवाद मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने वक्त निकाला और जो बात कही आपने वो बहुत बहुत ही जी। जरूरी थी और बड़ी सिंपल जी वे में आपने बता दी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये बातचीत 40 मिनट की हुई है लेकिन जरूरी थी, और हमने कोशिश की है कि इसको बहुत ज्यादा बोरिंग ना बनाए, इसमें हम जो है वो आपको थोड़ा हल्का फुल्का व्यंग कटाक्ष सटायर जो है वो भी आपको मिलता रहे, पर आपको बात भी समझ में आ जाए, ये पूरी कोशिश हमारी इस चर्चा में रही है। तो अब आपकी बारी है, आपको ये बातचीत कैसी लगी, क्या क्या आपको जानकारी मिली, आपको क्या मन में सोच विचार आए, वो आप हमको लिख के ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और अगर ये कार्यक्रम, ये बातचीत, ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये बातचीत और लोगों तक पहुंच सके आप सबके सहयोग से और समर्थन से। और अंत में हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, अगर अब तक नहीं किया है तो जरूर से कर दें, और अपने आसपास के लोगों से भी करवा लें, परिवार हमारा बढ़ता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।